नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म उपयोगों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या नया है, हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। और नोट्स, पहले शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। देखिए, भूपर्पटी के ऊपर हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। भूपर्पटी तत्वों का मुख्य उद्गम है, जिसमें अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मिल गई आपको कि भाई अधातु है तो उसमें क्या होगा, अगर अधातु है तो उसमें मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन, लेकिन अगर धातु है तो उसमें मिल जाएगा आपको एल्युमिनियम। तो क्या मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्रकृति में धातुएं दो रूप में ही मिलती हैं, एक तो मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं, ठीक है ना, और दूसरा मिलती है संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में यदि आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि सरल पदार्थों के रूप में होती हैं। संयुक्त अवस्था में देखेंगे तो यौगिकों के रूप में होती हैं। जैसे प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम ही एक्टिव होती हैं, जैसे कि गोल्ड मान लीजिए, बहुत कम एक्टिव होती हैं, प्लैटिनम है, ये सब मुक्त अवस्था में मिलती है। तो आपसे पूछा गया मुक्त अवस्था में कौन सी मिलती हैं, गोल्ड और प्लैटिनम मिलती हैं। ये क्यों मिलती हैं, क्योंकि बहुत ही कम सक्रिय होती हैं, मतलब बहुत ही कम एक्टिव होती हैं। और अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है ना। संयुक्त अवस्था में दो अवस्था है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। कुछ धातुएं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन मुक्त और संयुक्त रूप में दोनों मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा, दो ऐसी जो धातुएं भी हैं जो मुक्त और संयुक्त दोनों मिलती है। जैसे कॉपर Cu हो गया, ठीक है, सिल्वर Si आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आयरन, ये सब क्या है, संयुक्त रूप में और मुक्त रूप में दोनों में मिलती हैं। आगे देखते हैं खनिज के बारे में। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज। ध्यान रखिएगा, धातु और उनके जो यौगिक हैं पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं खनिज, मतलब मिनरल्स बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं अयस्क के ऊपर। तो उन खनिजों में जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उसी को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अयस्क वो होते हैं जिनसे हम आर्थिक दृष्टि से फ़ायदा कुछ ले पाएँ, कुछ फाइनेंशियली फ़ायदा हो पाए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अयस्क होते हैं। अब देखिए, जो धातु होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं, वो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन, सल्फेट, इन सब के फॉर्म में मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन और सल्फेट, इन सब के फॉर्म में मिलते हैं धातुएं, ज़्यादातर जो धातुएं, ठीक है। अब हम लोग कुछ धातुएं देखते हैं, कुछ धातु उनके खनिज अयस्क भी देखेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको आपको दिमाग में भी रखना है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाएगा भाई सोडियम, Na सोडियम होता है, इसका जो अयस्क है वो है सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ट्रोना सोडियम से बनता है, चिली सोरा, बोरेक्स, ग्लोबराइट। अब आपको लग रहा होगा ये Na क्या लिखा और इसके ये सब रॉक सॉल्ट देखिए भैया, रॉक सॉल्ट का जो फॉर्मूला है या जो ट्रोना का जो फॉर्मूला है उसमें आपको Na जो देखने को मिलेगा। बस कहने का मतलब ये है। चिली सॉल्ट मीटर में NaNO3 है, बोरेक्स में Na2B4O7.10H2 है, देखिए आपको Na सोडियम जो दिख रहा है। ग्लोबराइट में क्या है, Na जो दिख रहा है। तो जिसमें भी आपका सोडियम होगा, Na होगा, ये सब क्या होंगे, सोडियम के अयस्क होंगे। बस इतनी बात को ध्यान रखना था, आपने ध्यान रख लिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे बढ़िए, जैसे क्रायोलाइट है, तो क्रायोलाइट में क्या है, क्रायोलाइट में देखिए Na3Al दिया है। अब जैसे K है, K से हम लोगों ने देखा तो K से क्या, KCl हो गया, K दिख रहा है हम लोगों के। कार्नेलाइट हो गया, इसका फॉर्मूला ये होता है। सोनाइट है, इसका फॉर्मूला ये है। मैग्नीशियम देखिए दिखा आपको, मैग्नीशियम से मैग्नीसाइट है, इसका फॉर्मूला है Mgc होती है। देखिए आपको Mg जो दिखेगा हर कंपाउंड में, हर चीज़ में। डोलोमाइट है, यहाँ पे Mg दिखेगा आपको। कार्नेलाइट है, उसमें KCl Mg देखिए जरूर दिख रहा है कि नहीं। तो यही इसके अयस्क कहलाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे कीसेराइट, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कीसेराइट का फॉर्मूला कौन सा है, MgSO4.H2O, MgSO4.7H2O.10H2O.11H2O, ऐसे बस ऑप्शन बनेंगे। अब आपको याद नहीं है तो फिर आप लिंटर की सरिया गिनेंगे, मतलब ऊपर सर करके, क्योंकि वो कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो एप्सम सॉल्ट है जो कि MgSO4.7H2O है, जिसको एप्सोमाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम, जिसको बोलते हैं Ca से डिनोट करते हैं।
कैल्शियम के जो है इसके उसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, याद रखिएगा। कैल्साइट है वो है CaCO3 है। जिप्सन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 500 बार आ चुका है, CaSO4.2H2O, ये याद रखना है। जिप्सम में 2H2O होता है और आपका जो एक और होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP, उसमें ½ H2O होता है, ठीक है। फ्लोरोस्पार है, उसका देखिए जो क्या है, उसका फ्लोरोस्पार का है CaFe2 है। एल्युमिनियम में देखिए बॉक्साइड है तो उसका है Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट है वो आपका NO3AlF6 है। कोरंडम है ये आपका Al2O3 है। डाइस्पोर है वो है आपका Al2O3.10H2 है, ठीक है ना। आगे देखेंगे एसन का मतलब क्या होता है, एसन का मतलब होता है कैसीटेराइट है SnO2। गैलेना जिसको PB बोलते हैं, ये है PBS। सीरूसाइट ये है PbCO3, ये है मैक्टोलाइट, ये है PbCl2। कॉपर देखिए Cu है तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्कोपाराइट, CuFeS2। कैल्कोसाइट क्या है, Cu2S, ठीक है। कॉपर ग्लांस इसको बोलते हैं। क्यूप्रस बहुत सुना होगा, क्यूप्रस का काम पता है क्या होता है, क्यूप्रस का काम होता है चश्मे में भी होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्यूप्रस होता है ये कॉपर का आयस का है तो क्यूप्रस Cu2O है। मेलेकाइट है ये CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस है। एजुराइट है, एजुराइट में क्या है आपका 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अब आते हैं Ag मतलब होता है सिल्वर, वो AgOg वाला नहीं है, ये Ag है। मेटी सिल्वर है Ag, ठीक है ना। अर्जेटाइन है Ag2S है, ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे। केराइजीराइट है वो AgCl है। हॉर्न सिल्वर इसको बोलते हैं, आपने नाम भी सुना होगा इसका। अब देखिए जिक्सम बोल दिया मैंने, बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे फटाफट, कह रहे सर आपको पढ़ना नहीं आता आपने जिक्सम बोल दिया। ऐसा नहीं भाई, जिंक है, ठीक है, गलती में निकल गया। जिंक ब्लेड है जिसको बोलते हैं ZnS, ब्लैक जैक होता है। फ्रैंकलिनाइट है उसको बोलते हैं ZnFe2O4 होता है। कैलामीन है वो ZnCO3 होता है। जिंकाइट है इसको ZnO बोलते हैं, भैया इनको रटना पड़ेगा। Hg सिनेबार HgS। पायरोलूसाइट MnO2 होता है, ठीक है। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भैया मैग्नाइट है Mn2O3.2H2O है। हैसनमेट है Mn3O4 है। Fe में देखेंगे मैग्नेटाइड है तो Fe3O4 है। हेमाटाइड है तो Fe2O3 है। लाइमोनाइट है वो Fe2O3.3H2O, ये जिसको बोलते हैं हम लोग ब्राउन हेमाटाइट, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सीडेराइट में, क्या है सीडेराइट में FeCO3 है। आयरन पायराइट में Fe2S2 है, FeS2, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं कुछ अपने प्रश्न के ऊपर, जो कि बहुत गोलू मोलू प्रश्न है, BPSC प्री में 1999 में पूछे गए हैं और उसके बाद पूछते ही जाएंगे लगातार। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक के संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, तो ये क्या होती है, D है 288 से होती है, आपको पता ही है, कक्षक भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का, इसको इलेक्ट्रॉन कंक्लूजन्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में संरूपण है 2 है, 8 नियॉन है तथा 288 आर्गन है। अक्रिय गैसों के लिए देखेंगे 287 है, क्लोरीन के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे कम क्रियाशील जो धातु है वो कौन सी है, सबसे कम क्रियाशील जो धातु है वो है पोटेशियम, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम क्रियाशील धातु है, याद रख लीजिएगा पोटेशियम होता है। अब देखिए भैया सबसे कम जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम है, ठीक है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई जो धातुओं का जो क्रम है वो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और आयरन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। अब बहुत ही जड़ीले, बहुत ही एकदम बेहतरीन वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सी है, तो भैया सबसे हल्की है लिथियम और सबसे भारी है ओस्मियम, OS से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। लिथियम को तो पता ही है आपको, Li से लिखते हैं, तो इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शन। अब देखिए ये आपके सामने आ गया परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और घनत्व के अनुसार। लिथियम जो होता है उसको बोलते हैं Li,
और लिथियम में परमाणु क्रमांक होता है इसका 3, परमाणु भार इसका होता है 6.941, घनत्व होता है 0.534, पारा है इसका परमाणु क्रमांक है 80, परमाणु भार है 200.59 और घनत्व इसका है 13.534। ऑस्मियम OS से लिखा जाता है इसको, इसका परमाणु क्रमांक है 76। एल्युमिनियम तो पता ही है Al से लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक है 13, लेकिन देखिए जो परमाणु भार है वो 76 से लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना, कोई फिक्स नहीं, 13 दूनी 26, लगभग 2 गुना। देखिए 26 से ज़्यादा है, 0.982 है, तो इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं हम लोग। स्पष्ट है, अब यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है कि लिथियम सबसे हल्की हो जाएगी, उसमें सबसे भारी हो जाएगी, और उसमें सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है और यह सबसे ज़्यादा भारी भी है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि सर्वाधिक कठोर जो तत्व है वो कौन सा है, वो है हीरा। इसको पता ही, ये कार्बन का अपर रूप है, देख लीजिएगा, सबसे कठोर है। निम्नलिखित में से कठोरतम धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी? सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। हीरा भी है, लेकिन अगर प्लैटिनम आया है, हीरा नहीं आया है, तो फिर आप इसको प्लैटिनम को लगाएंगे, क्योंकि देखिए हीरा क्या है, अधातु है, जबकि प्लैटिनम क्या है, एक धातु है। इसको भी ध्यान रखना। इन्होंने पूछा धातु, अगर इन्होंने इस जगह लिख दिया होता क्या अधातु, तो हम क्या करते, हम तुरंत इसको क्या डाल देते, डायमंड को डाल देते। ठीक, तो इसको याद रखने वाली बात है। आते हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? अगर यहाँ होता धातु तो अब हम क्या डालते, प्लैटिनम। अगर यहाँ पर होता अधातु तो हम क्या डालते, हीरा। लेकिन इसने क्या कहा, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो तन्य मतलब नाइक्रोम, बहुत ही कठोर भी है लेकिन तन्य भी है। तो देखिए, देखते हैं हम लोग कि भाई कार्बोरंडम एल्युमिनियम का एक अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कांच आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव व भंगुर प्रवृत्तियों के कारण तन्य नहीं होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है और यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अंग अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, हालांकि कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो हमको पता है यूरेनियम है। ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। धातु कौन है, अधातु कौन है, तत्व कौन है, सबसे भारी तत्व कौन है, यूरेनियम पता चल गया आपको। तो ये सारी दिमाग में रखनी है आपको। जिसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, वो क्या है, 238.03 है। इसका जो घनत्व है 19.05 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? इसमें से सबसे भारी बतानी, तो सबसे भारी धातु आपकी हो गई यूरेनियम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो परमाणु क्रमांक 83 से ऊपर जितना भी है वो सब क्या है, परमाणु क्रमांक 83 से जितना भी ऊपर है वो सारी क्या है, आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? सबसे महंगी जो धातु है 118 नंबर पे है, मैंने आपको बताई था। हालांकि 118 अभी तक मिले हैं। सबसे महंगी धातु के बारे में जरा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। जिसे धातु, अधातु, अक्रिय गैस, उपधातु के रूप में भी वर्गीकृत किया गया आवर्त सारणी में कैल्सीफोरोनियम, जिसको परमाणु क्रमांक 98 है, कैल्सीफोरोनियम 253, कैल्सीफोरोनियम का समस्थानिक है, तथा रोडियम, सोडियम नहीं, आप ये सोचो कि सा नहीं बना है, ये सा भूल गए रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो रोडियम है। रोडियम मतलब परमाणु क्रमांक इसका 45 को धातु मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया। जबकि एंडो, क्या नाम है, एंडोहेड्रल, फुलरिन और ट्रिटियम धातु की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैलिफोर्नियम 252 की खोज 1950 में हुई थी। इसका जो मूल्य है वो $27 मिलियन ग्राम प्रति है। जबकि रोडियम की जो खोज है 1803 में हुई थी तथा इसका जो मूल्य है वो 58 ग्राम प्रति ग्राम है, $58 प्रति ग्राम है। जबकि 1985 में खोजे गए एंड्रोहेड्रल फुलरीन का जो मूल्य है 167 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम है। समझ लीजिए, स्पष्ट है कि एंड्रोहेड्रल फुलरीन की खोज सबसे बाद में हुई और यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ क्या हो गया, बन गया। हालांकि यह आवर्त सारणी में धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है और एंड्रोहेड्रल फुलरीन का एक ऐसा प्रकार है
का अस्तित्व जिसमें फ्लोरीन ढांचे के अंतर्गत धातु परमाणु स्थित होता है। आवर्त सारणी का संदर्भ लेने पर उत्तर हेतु सबसे महंगी धातु के रूप में हम लोग कैल्सीफोरेनियम 252 का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में खोजी गई जो धातु के बारे में पूछा गया है, इसलिए इस दृष्टि से कैल्सीफोरेनियम 252 प्रश्न में अभिष्ट उत्तर के लिए उपयुक्त नहीं होगा। साथ ही हाइड्रोहेड्रल फ्लोरीन के सबसे बाद में खोजे जाने तथा सबसे महंगे होने के कारण हाइड्रोहेड्रल मेटोफ्लोरीन के अस्तित्व में होने के चलते इसका भी अभिष्ट उत्तर नहीं होगा। देखिए कुल मिला के ये कहा गया है कि अगर ये कहा जाए, पूछा जाता है कि भाई सबसे महंगी जो धातु है उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो स्टारी है और इसको गूगल में आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। खनिज मिनरल्स क्या होते हैं, तो खनिज मिनरल्स होते हैं आपके अकार्बनिक ठोस, ठीक है। देखिए भूगर्भीय शास्त्रों के अनुसार खनिज मिनरल्स जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने के कारण अकार्बनिक ठोस होते हैं, जिनकी संरचना क्या होती है, रवाकृत होती है। मोती का रासायनिक संरचना क्या है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। मोती का रासायनिक संरचना क्या है, मोती की रासायनिक संरचना है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की। देखिए खोल होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, आपको पता सीप में मोती होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही खोल तो होता है। मोती में 85% देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरागोनाइट, और 2 से 4% पानी होता है, और 0 से 10% होता है कॉन्चियोलिन। ये सब कॉन्चियोलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और एरागोनाइट का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और 2 से 4% तक जल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि देखिए मोती के मुख्य अवयव के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इस पे बात करी थी, मोती के अगर मुख्य अवयव के बारे में बात करेंगे तो पिछले अभी हम लोगों ने प्रश्न में बात करी थी कि एरागोनाइट होता है और क्या होता है, कोचियोलिन होता है, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, आगे देखते हैं। मोती मुख्य रूप से बना होता है, याद कर लीजिएगा, एरागोनाइट और अभी हम लोगों ने बात करी थी किससे, एरागोनाइट और कोचियोलिन से ना, लेकिन अवयव है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बना किससे होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर सही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कहा गया है कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो माणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। अभी आपको देखिए याद कर लेना है, क्योंकि याद करेंगे तो ही इसका बेनिफिट है। आगे देखेंगे इसके बारे में कि माणिक और नीलम जो है वो कोरंडल के जवाहरत रूप हैं, और कोरंडम प्राकृतिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टली रूप में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि सोडियम जो है वो, सोडियम का जो वाष्प है, ठीक है, सोडियम का वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि उसका जो एक वर्ती है तथा पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, मतलब कि इसका जो सोडियम लैंप है ना वो इन्फ्लिक्ट नहीं होता। समझ रहे हैं बात को, कि अगर पानी की बूंदें में ड्रॉप हो जाएंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए बी इसका सही विकल्प है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सोडियम वाष्प लैंप जो होता है प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। आपने प्रकाश लैंप, मैं आपको बता दूं किस टाइप का होता है, आपने देखा होगा ना कि एक ऐसे डॉटेड करके होता है, डॉटेड होती है, उस पर पूरा लिखा होता है, आपका नाम भी लिखा होता है उसी डॉटेड फॉर्म में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी है, यदि आप लखनऊ में जाइए, उत्तर प्रदेश राजधानी में, या दिल्ली, तो दिल्ली में तो कम है, लेकिन लखनऊ में तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो जितनी भी 5 साल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पूरा लिखा होता है। विधानसभा के बाहर बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि डिजिटल है, उसको सोडियम लैंप है, ठीक है। आप देखते होंगे शादी बारातों में भी जो दूल्हा दुल्हन का नाम जो लिखा होता है ना फ्रंट गेट में, तो वो भी एक तरीके से सोडियम लैंप पे ही तो लिखा होता है, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 19 में। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक के समानता प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन है? प्रतिदीप्ति नली में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो वस्तु कौन है? तो वो होती है आपका पारा। कौन सा होता है? पारा। पारा वाष्प तथा आर्गन का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या है, प्रतिदीप्ति नली जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक जो समानता जो निम्न दाब युक्त पारा वाष्प जिसको बोलते हैं हम लोग मरकरी वेपर, और
आर्गन भारी गैस भरी जाती है, और कभी कभी जिनॉन भी भर दी जाती है, नियॉन भर दी जाती है, क्रिप्टॉन भर दी जाती है। ये सारी जो गैसें हैं इनको भर दिया जाता है, ठीक है ना। आर्गन में क्या कि एक अक्रिय गैस तो है ही। प्रश्न नंबर 20 आते हैं, निम्नलिखित धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन पाई जाएगा? गोल्ड पाया जाएगा आपका स्वतंत्र अवस्था में। थोड़ा प्रश्न ऊपर चला गया था इसलिए पॉज करना पड़ा। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, गोल्ड इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए धातुओं में सोना जो मेटल है उसमें सोना और रासायनिक जो सक्रियताएं हैं उसमें सबसे कम होती है, इसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई ऊपर की नीचे की ओर रासायनिक सक्रियताओं का क्रम निम्नलिखित है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, ट्रांसियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, निकिल है, टिन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर है, प्लैटिनम और गोल्ड है, ठीक है ना। अब प्रश्न आते हैं 21 में, सोने को घोला जा सकता है। ये तो बहुत ही हम लोग बहुत बचपन में पढ़ते थे, हालांकि बचपन में नहीं, हम लोग पढ़ते थे इसको 9th-10th में। इसको हम लोग बोलते थे एक अम्लराज भी बोलते थे, याद होगा आपको। तो अम्लराज किसका बना होता है? अम्लराज होता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ कि स्वर्ण में आप देखेंगे तो नाइट्रिक के बारे में ना, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं है गोल्ड, ठीक है। परंतु किससे नहीं प्रभावित है? नाइट्रोजन, नाइट्रिक से, सल्फ्यूरिक से, हाइड्रोक्लोरिक से ये प्रभावित नहीं है। तो किससे प्रभावित है? वो अम्लराज से प्रभावित है। अम्लराज में क्या होता था, जो HCl है उसका लेते थे 3 पार्ट और जो 1 पार्ट लेते थे वो नाइट्रिक एसिड का लेते थे, और इसको मिला के जो एक कॉम्बिनेशन बनता था वो कहलाता था आपका अम्लराज, ठीक है ना। और जब अम्लराज में गोल्ड घुल जाता है, जैसे गोल्ड डालेंगे तो उसमें घुल जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लोरोऑरिक। वो कौन सा अम्ल बन जाता है? 3HCl और एक नाइट्रिक अम्ल मिला के बनता है फ्लोरोऑरिक। फ्लोरोऑरिक होता है जिसका फॉर्मूला होता है HAuCl4, याद रखना HAuCl4 बनता है, ठीक है। शुद्ध सोना कितनी कैरेट का होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो वो है 24 कैरेट का। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना होता है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए स्वर्ण की जो शुद्धता है, सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है, ठीक है। और अब देखेंगे कि गोल्ड या कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसमें हॉलमार्क लग के आता है। हॉलमार्क का साइन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। हॉलमार्क का साइन गड़बड़ हो गया, हॉलमार्क का साइन होता है ये होता है हॉलमार्क का साइन। मतलब यहाँ पे बीच में छोटा सा गोला होता है, एक ही ट्रायंगल होता है, बीच में कटा होता है, ठीक है ना। ये हॉलमार्क का साइन होता है। इसका मतलब है कि जो सोना है वो आपका 98% शुद्ध है, ये शुद्धता का प्रतीक होता है 98। और जब हॉलमार्क नहीं लेते हैं तो वो सोने की क्या क्वालिटी है वो तो फिर वही बताता है, ठीक है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है। चूँकि यह एक बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, अतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक गोल्ड सोना अच्छा माना जाता है और इसके ऊपर इसमें तांबा मिलाते हैं, ठीक है। बिना तांबे के जो गोल्ड होगा उसमें क्या होगा, नहीं कठोरता नहीं रहेगी, वो फिर क्षणभंगुर हो जाएगा। अगर प्योर गोल्ड की बना दी जाए चैन तो क्षणभंगुर हो जाएगी, वो ऐसे टूट जाएगी, जहाँ से पकड़ेंगे वो बिल्कुल बिस्किट के तरीके टूट जाएगी, गले हुए बिस्किट के तरीके। तो ठीक वैसे ही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अति मुलायम खनिज जो टॉल्प जिसको बोलते हैं टॉप स्टोन, ये मुख्यतः कैसे होते हैं? वो है आपके डी, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम सिलिकेट, डी ऑप्शन हो गया। अति मुलायम जो खनिज टाल्क हैं वो मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट के होते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? वो है जिप्सम के अंदर, ठीक है। देखिए जिप्सम का आपको फॉर्मूला भी पता है वैसे, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंध एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। बहुत आता है और ये बहुत कंफ्यूजन भी है क्योंकि एक है जिप्सम और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो उसमें क्या है कि उसमें 1/2H2O होता है
और इसमें होता है 2s2, तो लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2s2 कहाँ है और हाफ H2O कहाँ है, ठीक है ना। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट किसका बना होता है, अभी आपको बताया था, एक प्रश्न था सीप के बारे में ना, तो वहाँ पर भी होता है। देखिए चूना पत्थर एक औषधि पदार्थ है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 भी बोलते हैं, का होता है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 26 की तरफ। 26 नंबर का प्रश्न क्या, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक क्या है, कैल्शियम फास्फेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम फास्फेट। अब देखिएगा यहाँ जो फॉर्मूला है तो इसका सही विकल्प हो गया ए। अब देखिए कैसे बना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वहाँ पर होता है 2s2O, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O। तो बस यहीं पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बाकी ये सब सेम रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते क्या है इसको कि अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को समानता प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में, शल्य क्रिया मतलब जो हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं उसमें पट्टियों के रूप में करते हैं। इसमें मूर्तियों भी बनती हैं, जो आप देखते हैं कि गणेश चतुर्थी, जब वो आता है गणेश चतुर्थी, गणेश जी का ना, और जो दुर्गा पूजा आती है तो उसमें मूर्तियाँ जो बनती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है। लेकिन एक मैं आपको एडिशनल दे दूं कि गुजरात के अंदर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं बनती, वहाँ पर बनती है नमक की मूर्ति बनती है, प्योर नमक की, और उसको पानी में डालते हैं तो वापस से वो डिज़ोल्व हो जाती है। उसमें थोड़ा कलर रहता है, बाकी सारी चीज़ें वो मतलब एटलीस्ट कलर भी जो होता है ना उसको भी नमक की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं ताकि नदियों को कम से कम नुकसान पहुँचे, ठीक है। तो मूर्तियों के साँचे भी बनाए जाते हैं। यहाँ देखिएगा तो इसका जो फॉर्मूला है वो CaSO4.12H2O है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, POP बना किसका होता है, वो होता है जिप्सम का, ठीक है ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना। ये होता है CaSO4.12H2O, ये जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में किया जाता है। इससे मूर्तियों तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, घरों में जो फिनिशिंग के लिए, जो घर में लोग फिनिशिंग कराते हैं ना, उसके लिए एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है फॉल सीलिंग। सुना है आपने, फॉल सीलिंग, ठीक है। फॉल सीलिंग जो होती है इसका मतलब होता है झूठी, इसका कह सकते हैं झूठी छत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। झूठी छत कैसा होता है, जो आपकी वास्तविक छत है उससे कुछ नीचे गिरा के, कुछ कम मतलब हाइट में नीचे की तरफ एक छत का निर्माण किया जाता है जो पेच के थ्रू होता है। और पेच के थ्रू कैसे होता है कि एक ऐसी, ये आपकी छत है, इसके नीचे उन्होंने कुछ एक एंगल टाइप के बना दिए, इस पर मुर्गा जाली लगा के और इस पर POP के वो करते थे। ये भी क्या होता है, ये सारी जो क्रिएटिविटी ये सिर्फ हो पाती है आपकी जिप्सम से, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है, जिप्सम का बना होता है पूरा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है आपका CaSO4.12H2O। देखिए मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ जिप्सम का होता है ताकि आपके दिमाग में बैठे चीज़ ना, और इसको रिलेट करके, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार UP PCS में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, और आपको अगर नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोला जाता है तो शायद आप उसको पागल समझते हैं कि अरे ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो। पूछा गया था, जब आप खीरे को काटते हैं, गर्मियों में जो खीरा काटते हैं ना, खीरा खाते हैं, खीरे को जब आप काटते हैं और उसमें जब नमक डालते हैं तो खीरा पानी छोड़ता है, तो वो क्यों छोड़ता है, ये पूछा था। अब नॉर्मल किसी से पूछा जाए तो नहीं, वो सोचेगा अरे क्या फालतू की चीज़ पूछ रही है, तो सवाल थोड़ी ना आना है, लेकिन UP PCS ने पूछा था इसको। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपके अगल बगल जो आप साबुन लगा रहे हैं उसमें बबल्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। पानी कभी कभी खारा पानी होता है तो उसमें बबल्स क्यों नहीं आते हैं, ठीक है, वो ईजिली निकल जाता है, पूरा बहुत ही खारा पानी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। गूगल ज़रूर करिए, इन सब चीज़ों को क्यूरोसिटी के लिए ज़रूर से ज़रूर मतलब जानने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर आते हैं 29 में। कहा गया कि डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी लोकप्रियता, इसका लोकप्रिय नाम क्या, लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीधी बात है। ऐसे ध्यान रखिए ना, प्लास्टर, तो जिप्सम में तो प्लास्टर नहीं आता, तो ये प्लास्टर है, तो प्लास्टर किसी आदमी को ही पहनाया जाएगा, तो यहीं से याद रख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे, शल्य चिकित्सा में, क्योंकि प्लास्टर किसी आदमी को पहनाया जाएगा,
ये किसी का जिसका हाथ पैर टूटेगा उसको पहना जाएगा, तो इसलिए जो यहाँ पे यूज़ होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होगा, ख़त्म, सिंपल सा। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? तो मोनोजाइट अयस्क होता है आपका थोरियम का, TH, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोरियम का होता है, ठीक है, मोनोजाइट। देखिए मोनोजाइट थोरियम, लैथेनियम, सीरियम का मिश्रण होता है। भारत में केरल तट में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं भारत में केरल तट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो भारत में जो केरल तट, देखिए ये हमारा है प्यारा भारत, ये है हमारा केरल, इससे ऊपर हमारा कर्नाटक, फिर गोवा, फिर मुंबई, हालांकि बहुत ऊपर चले गए लेकिन ये कम में है, ठीक है ना, तो केरल में है, तो यहाँ पर है ये आपका केरल के अंदर, इसको बात को ध्यान रखना है। चलिए भाई आगे बढ़े। आगे प्रश्न है हमारा 31 नंबर का प्रश्न, दूसरी स्लाइड में आना पड़ेगा। माइका, वाह 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 वाह, देखिए सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन से यूज़ हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको दैनिक जीवन की सारी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना, कुछ भी घटित हो रहा है तो ये ध्यान रखना क्यों घटित हो रहा है। माइका क्या है? माइका एक ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है, ये ध्यान रखना है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। आगे देखेंगे क्या है भाई। अब्रहक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज, यह ऊष्मा का चालक होता है तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोध क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज का भी हो सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। क्षय मतलब ऊर्जा कम निकलती। अब्रहक की प्रद्युतित शक्ति तथा रासायनिक, ये क्या हुआ, चल ही नहीं रहा, हाँ चलने लगा, स्थिरता अधिक होती है अतः इसे संधात्रिक तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इसे इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर आते हैं 32 पे। अब कोई ये मत बोलिएगा कि एक एक लाइन समझाइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है सारी चीज़ें तो इसका मतलब तैयारी वैयारी कुछ नहीं है। अपनी किताब उठाइए, वापस से रिवीजन करिए, ठीक है, और रिवीजन क्या बल्कि पढ़िए उसको, और जिनको समझ में आ रही है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी तैयारी है और वो रिवीजन कर रहे हैं। तो जिनको सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, और इन सेंटेंस के अलावा ये जो सारी बातें वो सब समझ में आ रही, तो इसका मतलब है कि आपकी भैया तैयारी है। और जिसको ये सब ऊपर से निकल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी तैयारी वैयारी नहीं, वो किताब ले अपना वहाँ से तैयार करे, क्योंकि ये क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पे उम्मीद ना रखिए कि यहाँ पे पूरी तरीके से चैप्टर जैसे समझ में आता है, बारी एक स्टेप वैसे समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो इसका देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है वैद्युत, ठीक है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बहुत ही अच्छा चालक है वो पारा, ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। ऊष्मा कैसे? अब ये कॉमन सेंस लगाइए, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर है ये आपका, ये हालांकि थर्मामीटर, हाँ चलिए बन गया, ये आपकी थर्मामीटर की रॉड पड़ी है, इसमें मेजरमेंट है, ठीक है, आपने हीट दिया, मुंह में डाला, यहाँ पे हीट पहुंची और ये तुरंत सट से चढ़ गया, तो ये क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या है? किसकी वजह से? पारे की वजह से तो है। पानी होता तो क्या चढ़ता? पानी को तब भी नहीं चढ़ेगा वो। बेंजीन और ईथर नहीं चढ़ेगा, तो इससे चढ़ता है, ईथर भी है, बेंजीन भी चढ़ेगा, लेकिन पारे से ज़्यादा तेज नहीं चढ़ेगा भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते। कहा गया है कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, ठीक है, मेटल्स। धातुएं अधिकांशतः ठोस भी होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव के अवस्था में विद्यमान रहता है। अतः इसी दिए गए विकल्पों में के द्वारा पारा द्वारा अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है ना। और ये धातुओं के मामले में पारा एक अपवाद है कि पारा एक धातु है, क्योंकि धातु होती है बड़ी सॉलिड, लेकिन पारा तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, तो ये एक अपवाद है, ये भी ध्यान रखना। ससुरी तबीयत खराब हो गई यार, तो वॉइस तो मेरी बड़ी ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो सबसे उत्तम जो चालक क्या है वो है पारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 35 पे आएंगे। दिए माफ़ कीजिएगा,
निम्न धातुओं में से कौन सा समान ताप पर द्रव है? समान ताप पर द्रव कौन है? पारा। कमरे के ताप पे भी द्रवित रहता है, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा। वापस से कितनी बार पढ़ेंगे? पारा ही पारा है, जिसको बोलते हैं हम लोग पारा। ठीक है, पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु होती है, जैसे चांदी होती है वैसे ही पारा होता है। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में से दिए गए द्रव जो हैं वो ठोस अवस्था में ही रह पाते हैं। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 37 में। कह रहे हैं पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या? इसकी विशेषता सिंपल सी है कि ये उच्च संचालक शक्ति रखता है, बस, और कोई इसकी विशेषता नहीं है पारे की। लेकिन हाँ, अभी एक क्वेश्चन और आया था, मुझे ध्यान आ गया, बता दें हम आपको, पीसीएस में आया था। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं था, पारे से संबंधित था, वो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसका ऑप्शन दिया गया था। आपको पता है नाइट्रेट से जो होने वाला रोग है वो कौन सा होता है, और जो पारे से होने वाला रोग है वो कौन सा? जो लोग पारा गलती में खा लेते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, जापान में एक रोग हुआ था जिसका नाम था मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग में क्या होता था कि वहाँ पे जापान में जो जापानी के जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ पकड़ते थे, करते हैं लोग। तो जो इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री का पानी आता था तालाब में, वो उस इंडस्ट्री में पारे का कुछ काम होता था, तो वो पारा गिरता था नदी में, तो नदियों में जो भी कचरा आता था वो खाती थी मछलियाँ। तो जब वहाँ की मछलियों को वहाँ के निवासियों ने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका मुख्य भोजन था, तो जब खाना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने देखा उनकी तबीयत खराब हो रही। और जब तबीयत खराब हो रही तो पता क्या चला कि इनकी जब जाँच हुई तो उनको कौन सा रोग है? मिनीमाटा रोग। तो ये आया था कि हालांकि उन्होंने पूछा था नाइट्रेट से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो उन्होंने डी दिया था वो दिया था मिनीमाटा रोग। मतलब मिनीमाटा रोग तो नहीं है, तो यहाँ से मुझे याद आ गया कि मिनीमाटा रोग को मैं पारे से लग के बता सकता हूँ आपको। ठीक है, देखिए पारे का जो साधारणतम जो तापमापी संयंत्र है वो यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ऊष्मीय प्रचार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च होता है, जो कि 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कारण यह उच्च तापमापों को मापने हेतु सर्वत्र उपयुक्त होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण कौन कौन से निम्न हैं। सबसे पहला, ये अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित पाठ के पठन में सुविधा होती है। इसका ऊष्मीय चालकता उच्च होता है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। तीसरा देखेंगे, पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप की शुद्धता से अंकित कर पाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो वो है बी, लेड। अभिक्रिया करता ही नहीं है। धातुएं जो हैं वो जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। 38 था तो 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 39 नंबर प्रश्न में आते हैं कि तब यही हम लोग देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। ऐसे कब होता है कि जब भाप गुजरेगी तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, और किस पे नहीं होगी? तो तांबे पे नहीं होगी। सही विकल्प इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो वह है किससे? हेमेटाइट से। ध्यान रखिएगा, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, लिखा हुआ भी है। और जबकि जो भी यहाँ पे मोनोजाइट है, मोनोजाइट जो रेत होती है उससे क्या प्राप्त होता है? थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है। और पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम प्राप्त होता है। तो ये सारी जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? बैलाडिला में। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट। देखिए अभी हम लोग इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। हेमेटाइट है, ए विकल्प बिल्कुल इसका सही है। ठीक है।
हाँ, आते हैं हम लोग जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेलाडाइट है जो, वो बेलाडिला है जो, वो बेलाडिला खान है एक तरीके से। यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि लौह अयस्कों में से बेलाडिला में किसका खनन होता है? क्वेश्चन समझिए, बेलाडिला में किसका खनन होता है? तो किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। और बेलाडिला है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ज़्यादातर पोस्टिंग होती है लोगों की, जो भी CISF में होते हैं, माफ़ कीजिएगा CISF नहीं, SSB में, ठीक है, वहाँ पे दंतेवाड़ा में ज़्यादातर पोस्टिंग होती है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्कों का खनन किया जाता है। हेमेटाइट जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला एक लौह अयस्क है, हाई क्वालिटी वाला लौह अयस्क है, ठीक है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में दिखेगा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ठीक है, जो कि बिहार से अलग हुआ था, उड़ीसा में, असम में, बिहार में, ठीक है, आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले जो मैग्नेटाइट है वो लौह अयस्कों की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य आदि में होती है। जिसको मेरी वॉइस धीरे लग रही हो वो अपना उसमें एक ऑप्शन आता है 1.25 में या 1.50 में या 2 में, सीधे इसको मल्टीपल करके देख सकता है, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या मिलान करना है? देखिए इसमें मिलान करेंगे तो मिलान करने में क्या है, सबसे पहले ऊष्मा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक पूछा गया है। तो कौन होगा सर्वोत्तम संचालक? मैंने थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, इधर कर देते, ठीक है। सर्वोत्तम संचालक कौन है? तो देखिए सबसे पहले तो चांदी है, क्योंकि सबसे अधिक जो बोला गया है, अधिक मात्रा में जो पाई जाती है। अब दूसरे में आते हैं, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? एल्युमिनियम पाई जाती है। उसके बाद में सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने वाला क्या है? अब सबसे लचीला पीट का बढ़ाया जाने वाला तो गोल्ड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए गोल्ड में क्या होता है, लगभग जो गोल्ड होता है ना, वो कभी भी आपका 91.25% जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, 100% गोल्ड, ठीक है। इसी के आभूषण बनते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि इसमें फिर मिलाया जाता है तांबा। अगर तांबा नहीं मिलाया जाएगा तो ये इतना बिस्किट के तरीके हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या होगा? मैच यही देखते हैं तो हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए डी ऑप्शन मिल रहा है। मैंने भी नहीं इसको देखा है, मैं भी आपके साथ में एक तरीके से पढ़ते जा रहा हूँ, और चीज़ें आपकी भी तैयार होंगी तो उससे बेहतर होगी कि बहुत ईजिली तरीके से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए जो चांदी है, जिसको सिल्वर बोलते हैं ना, चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मेटल है, जो धातु है, उसका क्या नाम है? वो एल्युमिनियम है, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में शुद्ध में सोना, क्योंकि मुलायम होता है, बहुत तन्य भी होता है। तन्य का मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए। आघात वर्धन होता है, मतलब एकदम मुलायम सॉफ्ट, हमने एक हथौड़ा मारा पिच्ची हो गया, वो बिल्कुल ना, बिल्कुल एकदम ब्लेड की तरीके बिल्कुल पिच्चा पिच्चा हो गया। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीठ का परिवर्तित कर दिया जाए, क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुत तन्य या आघातवर्धक कहलाता है। सीसा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है, ठीक है ना। तो अभी अच्छा मुझे एक बात बताइए, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि अभी सीसा जो है, जो हमने सीसा देखते हैं ना, वो रेत से मिलकर बना। अभी केरल के अंदर अभी हाल ही में एक सीसा है जो कि मेटल के बनाया गया है, उसको GI टैग मिला है। जरा कमेंट में बताइएगा, अगर ये पूरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ये प्रश्न जरूर सुनेंगे और उसको कमेंट में बताइएगा। नहीं बता पाए तो गूगल करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो वो है चांदी, नो डाउट, ये तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बॉक्साइट का। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2s2। मेरे साथ बोलते चलिएगा। आपसे मुंह बंद करके देखेंगे ना तो याद नहीं रहेगा, बोलते रहिए मेरे साथ, Al2.2s2O, ठीक है ना। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कहलाता है जो कि एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतः गिब्साइट, बोहाइड्रेट और डाइस्पोर का सम्मिलित रूप होता है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थान पर पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया है। कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? लेस बॉक्स, दक्षिणी फ्रांस में, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? बॉक्साइट कर दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस धातु से प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क होता है? तो बॉक्साइट किससे होता है? एल्युमिनियम से होता है। बहुत सिंपल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2S2O, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 बाद 46 आता है, बॉक्साइट अयस्क का किसका? एल्युमिनियम का। ये तो बिना देखे कर लेंगे क्योंकि बार बार आ रहा है इसलिए कर पा रहे, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 47 में, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बॉक्साइट के द्वारा। कैसे? Al2O3.2S2O। पिच ब्लैड से देखेंगे। पिच ब्लैड क्या है? यूरेनियम से मैच करता है। बिल्कुल सही है, मतलब सही क्या है वो एक्सप्लेनेशन है। ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन को C से लिखते हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम में, अर्जेंटाइन और चांदी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सही इसका विकल्प हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अभी हम लोगों ने बात भी देखी कि क्यों इसका नाम बॉक्सो, क्योंकि कहाँ मिलता है? दक्षिणी फ्रांस में मिलता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो Al2O3.NH2O है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताता था कि दक्षिणी फ्रांस में मिलता है। कहाँ पे? लेस बॉक्स नामक जगह पे। कहाँ पे? लेस बॉक्स नामक जगह पे मिलता है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर इसका नाम हो गया बॉक्साइट। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 49 पे। मिलान करना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुम्लिखित नहीं है? एल्युमिनियम बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। कॉपर का क्या होता है? क्या सिनेबार होता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कॉपर का क्यूप्रस होता है। हालांकि क्यूप्राइस होता है, मैं बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा आंसर देख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही है कौन सा कथन? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। दंत पेस्ट समझते हैं? दंत पेस्ट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट धातु में भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एनामाइल सबसे कठोर होता है धातु के अंदर, ठीक है। तो दंत पेस्ट जो होता है उसका मुख्य एलिमेंट क्या होता है? कार्बन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। सामान्यतः जो टूथपेस्ट होता है उसमें 20 से लेकर 42% तक क्या होता है? पानी होता है। और टूथपेस्ट के जो अन्य प्रमुख अवयव होते हैं जिसको अपघर्षण बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं। भैया फ्लोराइड से तो बड़ा कैंसर होता है, आपको पता है? कभी देखिएगा उसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड से कैंसर होता है। लेकिन क्या करें, हम लोग नीम पे दतून तो कर नहीं सकते, तो हमको चाहिए ही कोलगेट का टूथपेस्ट, समझे। तो आद्यता हो गई, सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षण होता है, ठीक है, कि इसकी मात्रा 50% होती है। अपघर्षण में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अविलय कण होते हैं। और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा पेस्ट कर रहे हैं। ये सब पूरा केमिकल ही तो कर रहे हैं सुबह से शाम तक का। हम लोग सुबह से शाम तक केमिकल में ही भिड़े, तो क्यों ना हो पे भैया कैंसर? बिल्कुल होगा, जब नेचुरल चीज़ें से है ही नहीं तो यही होगा। अब देखते हैं, सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टर में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में FBTR में शीतलकता के रूप में गलित सोडियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 51 में, क्या कहा गया? एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची का दूसरा भाग है। तो देखिए इसका जो मिलान होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 होगा मतलब भंजन में एल्युमिनियम, मतलब एक तरीके से पेट्रोलियम का भंजन किया जाता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। पेट्रोलियम का भंजन किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग दूसरे नंबर में क्या है। दूसरा हमारा मिलान अगर देखेंगे तो 3 है। 3 का मतलब हो गया हमारा ये, 4 का मतलब हो गया हमारा वास, अच्छा हाँ, खाद वसा। आप देख लीजिए हाइड्रोजनिक, 10th क्लास में अपने पढ़ा होगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, निकल की उपस्थिति होती है ना, वगैरह वगैरह। उसमें क्यूप्रस मिलाते हैं अनुक्रमणिक अभिक्रिया के लिए, जो किसी की रिएक्शन के दर को फास्ट कर देती है, ठीक है। वॉल्नीकरण क्या होता है? वॉल्नीकरण में आएगा आपका रबड़। तो सही इसका विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ठीक है। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि खाद्य तेल पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। वॉल्नीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार से
इसमें देखिए इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ उसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, या संबंधित बहुलक की अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थों में बदल दिया जाता है। प्रश्न नंबर आते हैं 52 पे, मैच करना है। देखिए नंबर 1 है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ और दूसरे में है तत्व, तो इसमें मैच कराएंगे अगर। तो देखिए जो हीरा है वो हीरा तो कार्बन का अपर रूप है, तो बहुत बच्चों को पता है। संगमरमर तो कैल्शियम का होगा, ठीक है। बालू जो है वो आपकी सिलिका होगी, माणिक आपका बालू आपकी सिलिका होगी। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान करना है। तो देखिए जो बालू है ना वो माणिक क्या है, वो कैल्शियम ही होगा, तो 4 1 2 3 होगा, 4 1 2 3। देखिए यही मैच है। अभी हम लोगों ने इसको हीरा कार्बन का अपर रूप है, आपको पता है। संगमरमर जो है आपका वो आपका कैल्शियम होता है। बालू के बारे में देखेंगे तो सिलिका होता है, माणिक का आपका होता है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर है 4 1 2 3। तो देखिए पहले का चौथा एक बार देख लेते हैं फिर से, पहले का चौथा, हाँ जी, पहले का चौथा, फिर इसका पहला, ये इसका मैच होगा, ठीक है ना। तो इसका यही राइट आंसर है। आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि हीरा क्या है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फली का मतलब समझते हैं, चतुष्फली का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये इस फ्रेम में व्यवस्थित होता है, बॉन्ड से बंधा होता है। मार्बल एक अपर रूप पत्थर होता है जो कि शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टली रूप है, इससे बना हुआ होता है। रेत का जो प्रमुख संगठन है, मतलब रेत बनती कैसे है, कुल मिला के SiO2 से, ठीक है ना। माणिक या रूबी, गुलाब या लाल रक्त का एक रत्न होता है। क्रोमियम जो है वो तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। किसके, क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण ये लाल हो जाता है। रूबी का जो मुख्य संगठन है वो एल्यूमिना है, एल्यूमिना Al2O3 है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्या मिलाते हैं, क्रोमियम आयन की उपस्थिति होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 53, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का होता है आपका सोडियम। और यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोडियम है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। और कौन सा ऐसा इसमें पूछा गया था, कौन सी ऐसी चीज़ है, 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी सोडियम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सोडियम का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है आपका 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण ये जल में क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 54 में, निम्नलिखित में से उनको घनत्व के अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में लगाना है तो देखिए सोना है, सोने से छोटा पारा है, पारे से छोटा क्या है, इस्पात है। तो ये इसका ऑप्शन है। अब घनत्व है, यदि आपको याद होगा तभी लगा पाएंगे। तो सोने का घनत्व होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 19.3 और किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो इतना हो गया, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा पारे का देखेंगे तो 13.6 और इस्पात का देखेंगे तो 7.8। और वही हम लोगों ने अभी क्रम में लगाया, सोने से छोटा होगा पारा, पारे से छोटा होगा इस्पात। ये क्या है, इसके घनत्व के हिसाब से लगाया गया, ठीक है ना। अब आते हैं मिश्र धातु चलेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिश्र धातु पढ़ लीजिएगा किसी भी बुक से, जो भी केमिस्ट्री की बुक है, तब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर लिखेंगे कमेंट में कि पढ़ते जा रहे हैं, समझा कुछ नहीं रहे।